वह एक अनजान कमरे में जागता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। जब वह आईने में देखता है तो उसे बिल्कुल किसी उपन्यास से निकला हुआ एक राजकुमार दिखाई देता है जिसे उसने कभी पढ़ा था। पहले तो वह चौंक जाता है और ये पक्का करने के लिए खुद को जोर से चुटकी मारता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। जब उसे असली दर्द महसूस होता है तो उसे जरा भी डर नहीं लगता। इसके बजाय वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाता। तभी एक सिस्टम संदेश सामने आता है। उसे तथाकथित एचपी सिस्टम मिलता है जो उसे उपचार के जरिए अपने आंतरिक अंगों से एचपी प्राप्त करने की अनुमति देता है। जो एचपी वो हासिल करता है उसे निवेश करके वो अलग अलग कौशल खोल सकता है या जीवों को बुला सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसकी मौजूदा एचपी शून्य स्तर पर अटकी हुई है। फिर भी वो अभी पूरी तरह नहीं समझ पाता कि इसका उसके लिए क्या मतलब है। असली दुनिया में उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोली थी, लेकिन चीजें ठीक नहीं चली। कोविड-19 के दौरान उसके कई मरीज संक्रमित हो गए और उन्होंने उसकी क्लिनिक को ही दोषी ठहराया। देखते ही देखते वह दिवालिया हो गया और कर्ज में डूब गया। एक रात ज्यादा शराब पीने के बाद उसने पुल से छलांग लगा दी। इसी तरह वो एक नई दुनिया में, एक नए शरीर में पहुंच गया। अब वह आखिरकार सारे कर्ज से मुक्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो उत्साह में बिस्तर से कूदता है, वो फिर से वही गिर पड़ता है। इस शरीर में कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। उसका निजी डॉक्टर गॉर्डन दौड़ता हुआ अंदर आता है और उसे शांत रहने तथा अचानक हरकतें न करने की सलाह देता है। अपने हाथ को देखकर उसे एहसास होता है कि ये शरीर एक सामान्य 40 साल के आदमी से भी ज्यादा कमजोर है, जबकि वो खुद एक युवा लड़का है। डर के साथ उसे समझ आता है कि जिस किरदार का शरीर उसे मिला है वो हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है और उपन्यास में बस थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसकी मौत 22 साल की उम्र में हो जाती है। दिल में डर लिए वो गॉर्डन से अपनी उम्र पूछता है। गॉर्डन जवाब देता है कि वह 21 साल का है। ये सुनते ही वो होंठ काट लेता है। इससे पहले कि उसे इस किरदार की बीमारी के बारे में पता चलता, वो ये सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि वो कर्ज भरी जिंदगी छोड़कर अब क्राउन प्रिंस के रूप में ऐश कर पाएगा। लेकिन अब इस डरावनी सच्चाई के साथ उसे एहसास होता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। उसे उपन्यास की याद आती है जहां क्राउन प्रिंस को दुनिया का सबसे अच्छा इलाज और पादरी का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका था। कुछ भी उसके पक्ष में नहीं गया और अंत में उसकी मौत हो गई। आईने में खुद को देखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसका सिर्फ एक ही समाधान है। ये सोचकर वह गॉर्डन की ओर मुड़ता है और उसे आदेश देता है कि वो हर आकार की जितनी ज्यादा हो सके सुइयां लेकर आए। उसने खुद का इलाज करने का फैसला कर लिया है। वो अपनी नाड़ी जांचता है ताकि अपनी बीमारी की प्रकृति को समझ सके। वो अपनी 10 अजीब नाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां बीमारी छिपी हो सकती है। अगर उनमें से किसी में लक्षण दिखें तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे कोई आंतरिक चोट है। इसी बीच गॉर्डन सुइयां लेकर लौट आता है और उन्हें उसके सामने रख देता है। सुइयों को देखने के बाद वह एक सुई उठाता है। उसे सुई गर्म करते देख गॉर्डन जिज्ञासा से पूछता है कि इसका क्या उद्देश्य है। वह रूखे अंदाज में जवाब देता है कि वह इससे अपने शरीर को चुभोने वाला है। ये सुनकर बेचारा गॉर्डन घबरा जाता है और सोचता है कि उसका मालिक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। वो उससे ऐसा न करने की गुहार लगाता है। हमारा लड़का उसे शांत करते हुए कहता है कि वह ये सब एक अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहा है और उससे भरोसा रखने को कहता है। गॉर्डन अनमने मन से मान जाता है। इसके बाद वह अपनी कमीज उतारता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वह जानता है कि पहली सुई उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग में चुभोनी होगी। इसके लिए उसे अपनी सांसों को शांत करना जरूरी है। उसके कंधे के पास एक बिंदु होता है जिसे टिन कहा जाता है, जो हाथ की फेफड़ों वाली मेरिडियन से जुड़ा है। वह सावधानी से उस बिंदु पर सुई चुभोता है। सुई मोटी होने के कारण उसे हल्का दर्द महसूस होता है। अब वह एक्यूपॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करता है, सबसे पहले फेफड़ों पर, फिर क्लाउड गेट और अंत में अपर आर्म असेंबली पर। पहला चरण पूरा करने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है। लगता है उसे सटीक एक्यूपंक्चर करने का कौशल मिल गया है। इस तकनीक को अपने शरीर पर लागू करके वह अपने फेफड़ों को थोड़ा ठीक कर पाता है। तभी एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई देता है। खुशी से नाचते हुए फेफड़े उसे दोनों अंगूठे दिखाते हैं, जिससे उसे 100 एचपी मिलती है, जो 100 शक्ति के बराबर है। हमारा लड़का सामने दिख रही स्क्रीन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है और इस नई जानकारी को पढ़ता है।
वो अपने सामने दिख रहे स्टेटस विंडो को देखने के लिए काफी उत्सुक हो जाता है। उधर बेचारा गॉर्डन ये देखकर सोचता है कि वह पागल हो गया है और फिर से रोने लगता है। हमारा राजकुमार उसे आदेश देता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दे। अपने भावुक डॉक्टर को नजरअंदाज करते हुए वो कंधे की हड्डी के पास मौजूद एक और एक्यूपॉइंट को निशाना बनाता है। इस बिंदु को यंग मैन एक्यूपॉइंट कहा जाता है, जिसे वो पूरी तरह सही तरीके से करता है, जिससे उसके सीने में राहत महसूस होती है। इसके बाद वो अपनी बाहों के कई एक्यूपॉइंट्स पर सुई चुभोता है, जो पहले से ज्यादा दर्दनाक होते हैं, लेकिन वह दर्द सह लेता है। उसे इस हालत में देखकर गॉर्डन उसके शरीर और मन की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इस बीच हमारा लड़का अगला कदम उठाता है और युंजी एक्यूपॉइंट पर भी सुई चुभोता है। इसके साथ ही वो कई एक्यूप्रेशर बिंदुओं को उत्तेजित करता है और उसके फेफड़ों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी मसाज कुर्सी में मालिश करवा रहे हों। वह स्क्रीन पर दिख रही बेतुकी चीजों से चिढ़ जाता है और मन ही मन चाहता है कि ये उसे कुछ और एचपी पॉइंट्स दे। इसके बाद वह अपनी हथेली पर स्थित चीसी एक्यूपॉइंट पर ध्यान केंद्रित करता है। उस आखिरी कील के साथ वो बाएं फेफड़े की मेरिडियन के लिए एक्यूपॉइंट उपचार को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे 100 एचपी मिलती है और दोनों फेफड़े उसे 200 से 200 एचपी देते हैं। इसका मतलब है कि अब उसके पास कुल 600 एचपी हो चुकी है। एचपी में इस बढ़ोतरी के साथ वो अब अपनी स्किल को सक्रिय करने में सक्षम हो जाता है। उसकी स्क्रीन उससे पूछती है कि क्या वो कुछ स्किल्स खरीदना चाहता है। ये पढ़ते ही उसे उन सभी फैंटेसी उपन्यासों की याद आती है जिनमें नायक को कोई योद्धा या जादूगर से जुड़ी स्किल मिलती है, इसलिए वह भी इसे देखने का फैसला करता है। लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट जो स्किल्स उसे दिखाई जाती है वे सभी चिकित्सा और उपचार से जुड़ी होती है। वह सोचता है कि शायद ये उसकी पिछली जिंदगी में किए गए कामों का ही नतीजा है। सूची देखने के लिए वह नाड़ी परीक्षण पल्स रीडिंग को चुनता है, जो बीमारी की पहचान में मदद करता है। ये हर उपचार और नुस्खे की नींव होती है अगर इसे सही ढंग से किया जाए। 500 एचपी देकर वह इस स्किल का पहला चरण खरीद लेता है। इस स्किल को हासिल करने के बाद वह अपने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का मोटा मोटा आकलन करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद उसे एक बुनियादी समग्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट मिलती है। इसे देखने के लिए वह दोबारा अपनी नाड़ी पढ़ने का फैसला करता है। वो रिपोर्ट चेक करता है, तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका शरीर सबसे खराब स्थिति में है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 महीने जीने के लिए बचे हैं। वह सोचता है कि यह तो किसी मोबाइल रिचार्ज प्लान से भी छोटा समय है, इसलिए वो फिर से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। वह सोचता है कि अगर सुई को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए रीइंफोर्सिंग और रिड्यूसिंग मेथड अपनाया जाए तो क्या ये काम करेगा। वह इस प्रक्रिया के दौरान सांस छोड़ सकता है और सुइयों को निकालते समय श्वसन पूरक और ड्रेनिंग विधि का उपयोग कर सकता है। वह ऐसा करता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी उम्र एक दिन बढ़ गई है। वो इतना उत्साहित हो जाता है कि यही प्रक्रिया दूसरी हाथ पर भी करने लगता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। इस बार पिछली बार की तरह नहीं, उसका सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसने एक्यूपंक्चर ज्यादा कर लिया है और सलाह देता है कि वह इसे हर 3 दिन में सिर्फ एक बार करे। अब उसकी स्क्रीन पर उसके अंग जमीन पर पड़े हुए दिखाए जाते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि लगातार एक्यूपंक्चर उपचार सहने के लिए मरीज का शरीर स्थिर होना जरूरी है, लेकिन उसका शरीर इस तरह के उपचार को झेलने के लिए बहुत कमजोर है। वो अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि भले ही एक्यूपंक्चर उपचार उसके कमजोर शरीर पर काम कर रहा है, फिर भी वो सिर्फ 1 महीने तक ही अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है और अंततः मर जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि उसे अपने शरीर के इलाज के लिए दवाइयों की जरूरत है। इसी उद्देश्य से वो गॉर्डन की ओर मुड़ता है, जो इस दुनिया में एक डॉक्टर है। वो उससे एक ज्यादा शक्तिशाली सामग्री मांगता है, जिससे गॉर्डन थोड़ा हिचकिचा जाता है। वह पूछता है कि क्या उनके पास वुल्फ्स बेन रूट है, लेकिन गॉर्डन समझाता है कि चूंकि वे उसके महल में है, इसलिए ये चीजें मुख्य महल से मंगानी पड़ेंगी। वह कहता है कि वह इसे मंगवा देगा, लेकिन ये जानना चाहता है कि वह इसका क्या करने वाला है। हमारा लड़का सपाट लहजे में जवाब देता है कि वह इसे खाने वाला है। ये सुनते ही बेचारा डॉक्टर उससे ऐसा न करने की भीख मांगने लगता है। वह डॉक्टर को समझाता है कि वह यह सब अपने इलाज के लिए कर रहा है, फिर भी गॉर्डन उसे लेकर आश्वस्त नहीं हो पाता। हमारा लड़का पूरी स्थिति समझाने लगता है।
वह पूछता है कि क्या गॉर्डन जानता है कि वुल्फ्स बेन रूट एक जहरीला पदार्थ है। गॉर्डन इसकी पुष्टि करता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जहर में किया जाता है। वो आगे बताता है कि उसे वुल्फ्स बेन की डॉटर रूट चाहिए, जो सामान्य जड़ से काफी छोटी होती है। इस पर गॉर्डन सपाट लहजे में कहता है कि इससे उसका दिल रुक सकता है। इसके जवाब में हमारा लड़का मान लेता है कि ये सच है, लेकिन जोर देकर कहता है कि उसे पता है कि वो इस जहर को दवा में बदलने का कौन सा तरीका अपनाने वाला है। ये बात गॉर्डन को बेहद अजीब लगती है। हमारा लड़का आगे बताता है कि इस प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जो इस जहर को दवा में बदलने में मदद करेगी। वह पूछता है कि क्या अब गॉर्डन को समझ आया। गॉर्डन ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह इसे आजमाने का फैसला करता है क्योंकि इससे शायद उसके मालिक की सेहत में सुधार हो सके। जब वह जड़ लेने फार्मेसी की ओर जाता है तो सोचता है कि अभी तक कुछ भी उसके मालिक की बिगड़ती सेहत को रोक नहीं पा रहा है। अब वह इस नए इलाज में अपनी सारी उम्मीद लगा देता है। हालांकि वो ये तय करता है कि पहले वो खुद इसे खाकर देखेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये उसके मालिक के लिए सुरक्षित है। जड़ लाने के बाद हमारा लड़का उससे एक टॉनिक तैयार कर लेता है, लेकिन उस अजीब दिखने वाले तरल को देखकर गॉर्डन काफी अनिश्चित महसूस करता है और टिप्पणी करता है कि ये तो एक जहरीले पदार्थ से बना है। फिर वह उससे इसे न लेने की गुहार लगाने लगता है। गॉर्डन की इस दयनीय हालत को देखकर हमारा लड़का उसे थोड़ा डराने का फैसला करता है, इसलिए वह गॉर्डन को पहले इसे चखने का प्रस्ताव देता है। ये सुनते ही गॉर्डन का चेहरा चमक उठता है क्योंकि वह भी खुद इसे आजमाना चाहता है। वो खुशी खुशी इसे टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने लिए जान जोखिम में डालने की उसकी इस उत्सुकता को देखकर हमारे लड़के को एहसास होता है कि उपन्यास में गॉर्डन क्राउन प्रिंस के प्रति बेहद वफादार इंसान था। शुरुआत में वह उसका डॉक्टर भी नहीं था, बल्कि एक सहायक के रूप में काम करता था। समय के साथ जितने भी डॉक्टर उसे ठीक करने का दावा करते थे वे सभी चले गए, लेकिन वो अडिग बना रहा। हालांकि उसे अपनी इस वफादारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उपन्यास में क्राउन प्रिंस की मौत के बाद उसे उसी की मौत का दोषी ठहराकर फांसी दे दी जाती है। उसे देखते हुए हमारा लड़का सोचता है कि ये इंसान एक अच्छी जिंदगी का हकदार है, लेकिन अपनी बनाई हुई टॉनिक उसे पिलाना एक अलग ही बात है और इसके लिए वो अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। कुछ देर बाद वो आखिरकार उस टॉनिक को पूरा कर लेता है, जिसे एफेड्रा एनाइट असारम डेकॉक्शन कहा जाता है। गार्डन उसे पीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा लड़का उसे रोक देता है और कहता है कि इसे ठंडा होने के बाद ही पीना चाहिए। इसी दौरान गार्डन अचानक अपनी चिंता जाहिर करता है और पूछता है कि क्राउन प्रिंस होते हुए भी उसे इस दवा की विधि कैसे पता है। हमारा लड़का तुरंत एक बहाना बना लेता है और कहता है कि उसने सपने में एक जादूगर को देखा था जिसने उसे ये नुस्खा बताया। हालांकि गार्डन कहता है कि उसे अपने प्रिंस पर भरोसा है, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही बयान कर रहे होते हैं। वह समय देखता है और हड़बड़ी में पूरी दवा एक ही बार में गटक जाता है, जिससे बेचारा डॉक्टर पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो मासूम आंखों से अपने डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है कि उसने पूरी दवा पी ली है। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि कुछ होने वाला है। उसी पल उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि सही तरीके से बनाई गई एफेड्रा एनाइट असारम डेकॉक्शन का सेवन करने से उसके शरीर में जकड़न और ठंडक कम हो गई है और उसका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो गया है। इतना ही नहीं, उसने अजराहान कोर ऊर्जा को भी जागृत कर लिया है। ये शब्द उसका ध्यान खींच लेता है। अजराहान कोर ऊर्जा एक ऐसी तकनीक है जिसे महान गुरु जावियर अजराहान और उसके कुलीन शिष्य लॉयड ने विकसित किया था। यह तकनीक शाही परिवार का प्रतीक है और केवल शाही वंश के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों को ही सिखाई जाती है। चूंकि वह इस समय क्राउन प्रिंस के शरीर में है, इसलिए उसे ये तकनीक बचपन से ही सिखाई गई होगी। अब उसने इस तकनीक का पहला स्तर खोल लिया है, जो उसके मना सर्कल को उसके दिल के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है और उसे मना बढ़ाने करने में मदद करता है। इस समय उसकी मना 120% पर पहुंच चुकी है, जबकि अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 1000 HP की जरूरत है। वो अपने दिल के चारों ओर घूमते मना सर्कल को और हर सांस के साथ पूरे शरीर में बहती मना को महसूस करता है। ये अद्भुत एहसास उसे बेहद रोमांचित कर देता है, लेकिन अचानक उसके दिल में तेज दर्द उठता है और ऐसा लगता है मानो वो उसकी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। उसे दिल पकड़ते देख गार्डन बेहद चिंतित हो जाता है। उसी समय
सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि मना सर्कल के दबाव के कारण किसी भी पल उसका दिल रुक सकता है। जब उसे एहसास होता है कि उसके मना सर्कल और उसके दिल की वृद्धि में संतुलन नहीं है, तो वो अनुमान लगाता है कि समस्या की जड़ मना सर्कल का आकार हो सकता है, जो उसके दिल को चारों ओर से जकड़े हुए है। उसे राकेल की स्थिति याद आती है, जिसकी बीमारी ने उसे बचपन से ही मना सर्कल को प्रशिक्षित करने से रोक दिया था। नतीजतन उसके दिल के चारों ओर का मना सर्कल उसे दबा रहा है, जो भयानक परिणाम ला सकता है। इसलिए वह एक और कदम उठाने का फैसला करता है। उसे अपने मना सर्कल का आकार बढ़ाना ही होगा। इस सोच के साथ वो अपने दिल के क्षेत्र में पहुंचता है और उस दिल तथा मना सर्कल के सामने खड़ा होता है, जो उसे घूंट रहा है। वो अपने दिल की ओर दौड़ता है और मना सर्कल की बागडोर अपने हाथों में पकड़ लेता है, ये तय करते हुए कि वो उसके घूमने की गति बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया का दर्द और दबाव उसके लिए सहन करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी असफलताएं याद आ जाती हैं। उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी। उसने न केवल अपने मरीज खो दिए थे, बल्कि कर्ज के तनाव के कारण उसके बाल भी झड़ने लगे थे। हर तरह के कर्ज उस पर इस कदर चढ़ गए थे कि वह अपना खूबसूरत घर बेचने के कगार पर पहुंच गया था। इन सब बातों को याद करते हुए वो आखिरकार ये कर दिखाता है। इसके साथ ही वो अपनी आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर की ओर देखता है, जो अब भी बेहद चिंतित है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि सकारात्मक उत्तेजना के कारण वो अपने दिल को जागृत करने में सफल हो गया है। इसके बाद अंगों के राजा के रूप में उसका दिल एक शानदार एंट्री करता है। बड़ी याद उसका स्वागत करती है, जबकि फेफड़े उसे खस्ताहाल कहकर चिढ़ाते हैं। इन्हें देखकर हमारा लड़का झुंझला जाता है, लेकिन उसकी झुंझलाहट उसी पल गायब हो जाती है जब सिस्टम उसे बताता है कि वो इतिहास का पहला इंसान है जिसने मोनोसर्कल स्लॉट नाम की चीज हासिल की है। उसे ये फीचर पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन वह अंदाजा लगाता है कि ये शायद किसी गेम के खाली स्लॉट जैसा ही कुछ होगा। इस बीच गार्डन अब भी उसकी हालत को लेकर परेशान है और उससे पूछता है कि वह ठीक तो है ना, क्योंकि वह भयानक दर्द में दिख रहा था। वह सवाल उठाता है कि क्या यह दवा का साइड इफेक्ट है। हमारा लड़का बहाना बनाता है कि बस उसे कफ अटक गया था, लेकिन गार्डन इस बात पर यकीन नहीं करता। वो जोर देकर कहता है कि उसका प्रिंस बेहद दर्द में था और शिकायत करता है कि दवा पहले उसे पीनी चाहिए थी। इस पर हमारा लड़का पलटकर कहता है कि अगर गार्डन इतना ही उत्सुक है तो अगली बार उसे जहर ही दे दिया जाएगा। ये सुनते ही डॉक्टर विरोध करने लगता है और कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। हमारा लड़का लापरवाही से उसे फर्श पर फैली गंदगी साफ करने का आदेश देता है, अगर वो नहीं चाहता कि वही उसे करना पड़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो अपने डॉक्टर की ओर मुड़ता है और उसे धन्यवाद कहता है। यह सुनकर गार्डन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि इतना जहर पीने के बाद हमारा हीरो शायद पागल ही हो जाए। उधर अपने रास्ते में हमारा लड़का मना स्लॉट जैसी अद्भुत चीज पाकर बेहद उत्साहित है। ये स्लॉट मूल रूप से ऐसी जगह है जहां वो मना से मिश्रित किसी भी पदार्थ को 10 लीटर तक संग्रहित कर सकता है। किसी भी पदार्थ को स्लॉट में रखने के लिए पहले उसे उसका सेवन करना जरूरी होता है। ध्यान लगाने के बाद वो इस तकनीक के साथ प्रयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि किस चीज को स्टोर किया जाए। तभी उसकी नजर पानी के एक जग पर पड़ती है और वो उसी से प्रयोग करने का फैसला करता है। पानी को देखते हुए उसे एक शब्द याद आता है जिसे किसी पदार्थ की विषाक्तता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीडियन लीथल डोज। मीडियन लीथल डोज का 50% सेवन किसी इंसान की जान ले सकता है या उसे असहनीय दर्द दे सकता है। वह इसका विश्लेषण करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि 60 किलो पानी में लगभग 5.4 लीटर मीडियम लीथल डोज मौजूद हो सकती है। उसके कद और वजन के हिसाब से ये मात्रा लगभग 3.9 लीटर होनी चाहिए। वह पानी पीने के लिए जग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर होने के कारण वो उसे उठा नहीं पाता। फिर भी किसी तरह वो पानी पी लेता है, ये सोचते हुए कि इसे मना स्लॉट में संग्रहित करने का उसका एक उद्देश्य है। उसे हैरानी होती है कि 1 लीटर पानी पीने के बाद भी उसे पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वह आगे प्रयोग करने के लिए अपने पूरे 10 लीटर वाले स्लॉट को भरने का फैसला करता है। 10 लीटर पानी स्टोर करने के बाद वो 0.1 लीटर पानी बाहर निकालता है और इसके बाद उसे काफी भरा हुआ महसूस होता है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब वो उस ऊंट का इंसानी रूप बन गया है जो अपने अंदर पानी जमा करके रख सकता है। अब जब वह पानी के साथ प्रयोग कर चुका है
तो वो इस स्लॉट को टॉनिक सूप के साथ आजमाना चाहता है। लेकिन इस समय उसके पास 9.9 लीटर पानी स्टोर है और अगर वह सारा पानी एक साथ छोड़ दे तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो तय करता है कि वह अजराहान कोर तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालेगा, जो मना को अवशोषित करने, बढ़ाने और बाहर निकालने में मदद करती है। इस तकनीक की एम्प्लीफिकेशन और डिस्चार्ज क्षमता का उपयोग करके वो पानी को शरीर के अंदर की बजाय बाहर निकालने का लक्ष्य रखता है। वो पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है कि पानी उसके शरीर से बाहर निकले और उसकी हैरानी के लिए ये सच में काम करने लगता है। अगला कदम पानी को वापस जग में डालना होता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करता है वह तकनीक पर नियंत्रण खो देता है और जग टूट जाता है। जैसे ही पहरेदारों को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है वे उसके कमरे में घुस आते हैं। इस बीच वो अजराहान कोर तकनीक के अपने प्रयोग के बारे में सोचता है। उसने मान लिया था कि पानी नल की तरह धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन वह अचानक पानी की तोप में बदल गया। गार्डन अन्य पहरेदारों के साथ वहां पहुंचता है और पूछता है कि कहीं कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ। वो घबराहट में एक बहाना सोचता है और कहता है कि उसने गुस्से में जग तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि पहरेदार उसके बहाने पर भरोसा कर लेते हैं। एक पहरेदार तो यहाँ तक पूछ लेता है कि क्या उसे चोट लगी है। वो घबराते हुए जवाब देता है कि उसके पैर में बस एक छोटी सी खरोंच आई है। पहरेदार गार्डन से कहता है कि वह उसे कमरे नंबर 2 तक ले जाए और गार्डन उसके जख्म की देखभाल करने के बाद ऐसा करने के लिए मान जाता है। गार्डन की पीठ पर सवार होकर जाते हुए वो सोचता है कि उसका बहाना कितना भी खराब क्यों न रहा हो, फिर भी सबने उसे मान लिया। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह क्राउन प्रिंस है। गार्डन उसे बिस्तर पर लिटाता है और फिर वहां से चला जाता है। वह गार्डन से कहता है कि बदले में वह भी थोड़ा आराम कर ले। गार्डन के जाने के बाद वो ये सोचने लगता है कि अजराहान तकनीक का अभ्यास करते समय आखिर हुआ क्या था। वो मना को बढ़ा रहा था और उसे अपने हाथ से बाहर निकाल रहा था, लेकिन नतीजा पानी की तोप जैसी विस्फोटक धार के रूप में निकला। फिलहाल वो सोने का फैसला करता है और अगली बार ज्यादा सावधानी बरतने की ठान लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उस पर शक करे। उधर सम्राट को ये खबर मिलती है कि उसका बेटा खुद को सुइयों से घायल कर रहा है और खुशी खुशी जहर पी रहा है। ये बात उसे बेहद क्रोधित कर देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा आखिर कर क्या रहा है। अगली सुबह वो सफलतापूर्वक अपनी दवा के 10 लीटर बना लेता है, जिसे वो पूरा पीने के लिए तैयार है। लेकिन गार्डन उसके पास खड़ा होता है और वो उसके सामने दवा नहीं पीना चाहता, ये जानते हुए कि वो ये देखकर शायद बेहोश हो जाएगा। इसलिए वह गार्डन से कुछ देर बाहर इंतजार करने का अनुरोध करता है। गार्डन सपाट लहजे में कहता है कि वह तो बस दवा पीने ही वाला है और याद दिलाता है कि पिछली बार उसे कितना दर्द हुआ था। वो गार्डन को वो बहाना भी याद दिलाता है जब उसने कहा था कि उसे कफ अटक गया था। गार्डन इस बात पर चिंता जताता है कि इस बार उसने इतनी ज्यादा मात्रा में टॉनिक क्यों बनाया है। हमारा लड़का बहाना बनाता है कि वो किसी चीज पर प्रयोग कर रहा है, हालांकि उसका इरादा सिर्फ थोड़ी मात्रा लेने का होता है, क्योंकि उसके लिए पूरा पीना नामुमकिन है। इस पर गार्डन हंसने की कोशिश करता है और कहता है कि सच में वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा हीरो उसकी बेवजह की चिंता से चिढ़ जाता है और उसे रसोई से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और एक ही बार में पूरे 10 लीटर टॉनिक को गटक जाता है और उसे अपने मना स्लॉट में संग्रहित कर लेता है। अब उसे बस इसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान धीरे धीरे टॉनिक को डिस्चार्ज करना शुरू करता है। जैसे जैसे दवा उसके शरीर में पहुंचती है उसके अंगों में सुधार होने लगता है और उसे कुछ एचपी पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास 500 एचपी हो चुके हैं। वो काफी तनाव में है, लेकिन अपनी आयु बढ़ाने को लेकर बेहद उत्साहित भी है। इसी उद्देश्य से वो बार बार अपने शरीर में दवा को रिलीज करता रहता है। उधर अंगों के आयाम में दिल बड़ी आंच से आज के मेन्यू के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि आज एफेड्रा एनाइट असारम है। इतना ही नहीं, पूरे दिन और अगले दिन भी यही मेन्यू रहेगा। इस पर उसका सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसके अंग बार बार एफेड्रा एनाइट असारम खाकर ऊब चुके हैं। वह चिढ़ते हुए जवाब देता है कि उन्हें वही मिलेगा जो वह उन्हें देगा। भोजन करते समय उसके सिस्टम ने उसे बताया कि उसकी जीवन अवधि 50 दिनों तक बढ़ गई है और अब उसके पास जीने के लिए कुल 133 दिन बचे हैं। ये सुनकर वो खुशी से उछलकर खड़ा हो गया।
जिससे पास खड़ी दासी डर गई और घबराकर बार बार माफी मांगने लगी। वो समझ नहीं पाया कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है, जबकि उसने सिर्फ एक कप ही तोड़ा था। तभी उसे जवाब मिला जब वो दासी गिड़गिड़ाते हुए बोली कि कृपया उसे पिछली बार की तरह कोड़े न मारे जाए। ये सुनते ही वो तनाव में आ गया और उसे एहसास हुआ कि ये क्राउन प्रिंस पहले इस लड़की को सच में मारता पीटता था। वो उससे पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा किया था, मन ही मन उम्मीद करते हुए कि वह मना कर दे। लड़की जवाब देती है कि उसने खुद ऐसा नहीं किया था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह ये भी जोड़ती है कि सजा फिर भी मिली थी। वह पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे सजा दी गई। दासी बताती है कि उससे गलती से उसकी बाह पर पानी की एक बूंद गिर गई थी। ये सुनकर वह समझ जाता है कि ये क्राउन प्रिंस कितना क्रूर इंसान रहा होगा। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता है और उसे सफाई करके जाने को कह देता है, जिससे दासी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके जाने के बाद वो गार्डन से पूछता है कि वह पहले उसके और बाकी सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता था, क्योंकि उसे अपने बारे में ज्यादा याद नहीं है। गार्डन पहले बातों को मीठा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके सामने ही सारा जहर पी लेगा। यह सुनते ही गार्डन उसे उसके पुराने क्रूर और रूखे व्यवहार के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर वो बेहद परेशान हो जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि पहरेदारों ने उसके टूटे हुए घड़े वाला बेवकूफ बहाना क्यों मान लिया था। तभी उसके मन में एक और सवाल उठता है कि गार्डन जैसा इंसान उससे इतना वफादार क्यों है। वो उससे पूछता है, क्योंकि गार्डन उससे जरा भी डरा हुआ नहीं लगता। गार्डन नरमी से जवाब देता है कि वह जानता है कि वह असल में किस तरह का इंसान बन सकता है और उसी पर भरोसा करता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में राकेल बारिश में भीगते हुए भी एक छोटे से चूजे को बचा रहा था। उस याद को सोचते हुए गार्डन कहता है कि जैसे जैसे उसकी सेहत सुधरेगी वो फिर से अपने पुराने दयालु स्वभाव में लौट आएगा। राकेल की कृतज्ञता के बारे में सोचकर गार्डन को लगता है कि ये सब पहले ही होने लगा है। राकेल उसे एक पेस्ट्री देता है, जिसे गार्डन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लेता है। उसी पल राकेल मन ही मन कसम खाता है कि वह कभी भी गार्डन को अपनी मौत का दोषी नहीं बनने देगा और इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना होगा। तभी अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आता है और जोर से दरवाजा खोलते हुए उसे बुलाता है। वो हड़बड़ाकर बताता है कि सम्राट ने उसे तुरंत बुलाया है। दृश्य बदलता है और मुख्य शाही महल में राकेल अपने पिता के दरबार की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो अपने पिता को प्रणाम करता है, सम्राट उसकी जागृत अजराहन तकनीक को तुरंत महसूस कर लेता है और उसकी घबराहट भी भांप लेता है। वही राकेल लगातार झुके रहने से थक चुका होता है और मन ही मन चाहता है कि सम्राट जल्दी बात खत्म करे ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। सम्राट उससे उसके साइड पैलेस के जीवन और संतुष्टि के बारे में पूछता है, जिसका वो हाँ में जवाब देता है। हालांकि भीतर ही भीतर वो झुके रहने से झुंझला रहा होता है। फिर सम्राट उससे उन अफवाहों के बारे में पूछता है कि वो घर पर खुद को सुइयों से गोद रहा है और जहर पी रहा है। वह इस बात से इनकार करने की कोशिश करता है। सम्राट गुस्से में बोलने लगता है कि वह क्राउन प्रिंस की गरिमा खो रहा है और अगर उसे उत्तराधिकारी बनने का बोझ नहीं उठाना है तो वो ये पद अपने छोटे भाई को दे सकता है। ये सुनकर वह चौंक जाता है, लेकिन फिर भी विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सम्राट उसके इनकार से और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वही राकेल समझ जाता है कि सम्राट के पास पूरा अधिकार है कि वह उससे उत्तराधिकारी का दर्जा छीन ले, लेकिन वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। अब उसे समझ आता है कि सम्राट उससे ये सब इसलिए कह रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि उसने खुद अपने छोटे भाई के लिए रास्ता छोड़ा। वो इस चालाक राजनीतिक खेल को समझ जाता है, लेकिन तय कर लेता है कि चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, वो बिना लड़े हार नहीं मानेगा। सम्राट गुस्से में अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और उस पर शाही परिवार की बदनामी का आरोप लगाता है, क्योंकि वो अब भी क्राउन प्रिंस का खिताब रखना चाहता है। वो मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसे इस खिताब से कोई लगाव नहीं है। उसने उपन्यास पढ़ा है और वह जानता है कि दूसरा राजकुमार आने वाले बड़े संकट को संभालने के लायक नहीं और उसके कारण पूरा साम्राज्य और शाही परिवार बर्बाद हो सकता है। इसलिए वह सम्राट से कहता है कि उसे पद की नहीं बल्कि अपने परिवार और साम्राज्य की समृद्धि की चिंता है और वह एक मौका चाहता है ताकि ये साबित कर सके कि वह दूसरे राजकुमार से बेहतर है। इसके बाद दृश्य साइड पैलेस में लौटता है,
जहां गार्डन ये जानने को बेचैन है कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया था। राकेल उसे सब कुछ बता देता है और ये भी कि उसका दूसरे राजकुमार के साथ तलवारों का द्वंद्व होने वाला है। ये सुनकर घबराया हुआ डॉक्टर अपना सामान बांधने लगता है, ये सोचकर कि उसके मालिक की जीत के बाद उसे कहीं और जाना पड़ेगा। उधर सम्राट राकेल की बातों और उसके इस बदले हुए रूप के बारे में सोचता है और इसी जिज्ञासा के चलते वो उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। अगले दिन पूरे साम्राज्य के लोग दोनों भाइयों के बीच होने वाले तलवारों के द्वंद्व को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं।